कांग्रेस के लोगों ने तो अपने ही गए हुए लोगों को गालियां देने में कसर नहीं छोड़ी, जिनकी वो कभी पूजा करते थे उनको गालियां देने में कसर नहीं छोड़ी। इससे कांग्रेस का चरित्र सामने आया। और दूसरी तरफ वो लोग जो अभी 2 साल पहले चुनाव में दम लगा दिए थे जिनको हराने में, उनको जिताने में भी उन्होंने दम लगा दी। और यही कारण है कि जो जीत हुई वो प्रचंड मतों से जीत हुई। इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का बहुत मजबूत चरित्र है जो कि उभर करके सामने आया है। तो इसमें पहला श्रेय तो मैं जनता को, कार्यकर्ताओं को दूंगी, दूसरा मोदी जी के नाम को दूंगी, और तीसरा ये 3 लोग जिसमें शिवराज जी लीडर थे, बीडी शर्मा शुभंकर थे, तो जब से आए हैं तब से अच्छा हो रहा है बीजेपी में, और ज्योतिरादित्य प्रलयंकर थे, वो प्रलय ले आए। पहले हमारा सुपड़ा साफ किया, फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और हमें विजय दिला दी। मतलब वो विजय दिलाने के एक विजय के प्रतीक हो गए हैं। पहले उन्हीं की वजह से कांग्रेस को विजय मिली और आज उन्हीं की वजह से हमें विजय मिली, क्योंकि उन्हीं ने उतने लोगों को तोड़ा कि हम सरकार बना सके। तो वो प्रलयंकर भी रहे और शुभंकर भी रहे, हमारे बीडी शर्मा, और लीडर हमारे रहे शिवराज जी। तो इन तीनों को बधाई देती हूँ, कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ। और ये 3 फैक्ट जो मैंने आपको कोट किए कि मोदी के नाम पे अब वोट पड़ने लगा है। बिहार में कैंपेनिंग के लिए बहुत नेता नहीं जा सके, और मध्य प्रदेश में ये 3 जो जोड़ी हो गई है, अब ये कांग्रेस को आने नहीं देगी मध्य प्रदेश में। अब खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया मध्य प्रदेश का। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि जब हम हेलीकॉप्टर से उतर के कार से आए तो हम और शिवराज जी अधिकतर साथ आए हैं। जैसे मान लो लेट हो गए, कार से आए, तो मैं उनको यही कहती रही कि अब मध्य प्रदेश में विकास की जो राजनीति थी, विकास की जो गवर्नेंस थी, उसकी फिर से शुरुआत हो जानी चाहिए, और उसमें केन बेतवा और पंचज ये मुख्य रूप से रहने चाहिए। मध्य प्रदेश में जो बाहर से आए हुए मजदूर वर्ग हैं, उनका व्यवस्थापन ठीक हुआ है कि नहीं। उनने 8 महीने बहुत मेहनत की, शिवराज जी ने, कोरोना पीड़ित हो गए फिर भी वो घर में नहीं बैठे, काम करते रहे। बहुत जरूरी जितना होम आइसोलेशन था उतना ही किया उन्होंने, इसलिए काफ़ी समस्याओं का समाधान भी हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश में पोटेंशियल बहुत है। आत्मनिर्भर भारत का मॉडल बनने का जो पोटेंशियल है वो मध्य प्रदेश में बहुत है। आबादी कम है, उसकी तुलना में फॉरेस्ट रिजर्व है, वाटर है, मिनरल्स हैं, मेजर और माइनर दोनों तरह के। तो मध्य प्रदेश एक पोटेंशियल रखता है आत्मनिर्भर भारत के मामले में मॉडल नंबर 1 होने का। अभी तक कई प्रकार की चिंताएं थी, कई प्रकार के प्रेशर्स थे। अब शिवराज जी पर कोई चिंता नहीं है, कोई प्रेशर नहीं, फ्री। मैंने जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया धन्यवाद देने के लिए, तो मैंने उनको यही कहा कि अच्छा अब आप स्ट्रेस फ्री हो, कोई चिंता नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल सामने रोड साफ है। अब ये रोड पर विकास की गाड़ी तेज़ी से दौड़नी चाहिए, और इस विकास में गरीब आदमी की बहुत चिंता और बहुत फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के काल में जो सामने आ गया है कि आज भी हमारे देश में डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, और पहले से ज़्यादा है, विकराल है, भयावनी है और डरावनी है। क्योंकि पहले जो डिस्पैरिटी होती थी, जो भेद होता था वंचित वर्ग में और सुविधाजीवी वर्ग में, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता था। लेकिन अब बहुत भयानक फर्क है, जिसको मैंने बार बार अपने भाषण में, मैंने जहाँ भी सभाएं ली वहाँ कोट भी किया है कि अब तो अंतर इतना बड़ा है कि लोग लू के थपेड़ों में सैकड़ों किलोमीटर बच्चों को घसीटते हुए पैदल चले हैं, और दूसरी तरफ इसी देश में कुछ लोगों ने अपने कुत्तों को हवाई जहाज से भेजा। तो ये जो भयानक अंतर है, इस भयानक अंतर को पाटना अब सबसे बड़ी चुनौती है। और आइडियोलॉजी की जो पॉलिटिक्स थी उसको ख़त्म करने की शुरुआत करी थी वामपंथियों ने, क्योंकि जब वो सरकार में शामिल हुए 97 में देवगौड़ा की, और उसी समय पे आर्थिक करार हुए जिसमें कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, और वामपंथी उसमें सरकार के साथ थे, देवगौड़ा जी की और गुजराल की, तो उनकी आइडियोलॉजी उसके साथ ख़त्म हो गई। इसलिए बंगाल में उनके ख़त्म होने का समय वही था, धीरे धीरे ख़त्म होने का। बीजेपी में दूसरे प्रकार से ये चीज़, इसका तिरोधान हुआ कि हमने अपनी आइडियोलॉजी के लगभग सारे काम कर दिए। राम मंदिर का निर्माण, 370 का हटाना, सीए का आना, ट्रिपल तलाक का भी जो मसला रहा, अब पूरी फोकस अगर आप देखें तो गवर्नेंस पे आ गई है पॉलिटिक्स की।
कि गवर्नेंस किसकी अच्छी है। और ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ डिस्पैरिटी बहुत है अमीर और गरीब के बीच में। तो ये गवर्नेंस पे पॉलिटिक्स, जैसे नीतीश की पॉलिटिक्स है वो गवर्नेंस पे ही चली, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स भी गवर्नेंस पे चली और अब आगे इसी पे चलेगी। उत्तर प्रदेश की भी एक साधु वहाँ पे सन्यासी था, लेकिन गवर्नेंस एक अच्छी गवर्नेंस पे चली। तो अब जो आइडियोलॉजी है वो गुड गवर्नेंस में केंद्रित हो गई है पूरी आइडियोलॉजी, क्योंकि हमने अपनी आइडियोलॉजी के काम पूरे कर दिए और वामपंथियों ने अपनी आइडियोलॉजी खत्म कर दी और उसमें खुद भी खत्म हो गए। और हम अपनी आइडियोलॉजी के चूंकि काम पूरे कर दिए तो उसके बदले में हम ताकतवर ज़्यादा हो गए और अब हम आ गए हैं गवर्नेंस के ट्रैक पे। तो मैं इसके साथ ये बात खत्म करूंगी कि गुड गवर्नेंस की जो पहचान है वो 5 चीज़ों से होती है। एक है स्वास्थ्य की योजनाएं सरकारी, दूसरी है शिक्षा की योजनाएं वो भी सरकारी, तीसरी है लॉ एंड ऑर्डर, चौथा है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और 5वां है भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन। ये गुड गवर्नेंस के 5 मुंह हैं, ये पंचमुखी महादेव है गुड गवर्नेंस, जिसमें पहली चीज़ चाहिए है कि स्वास्थ्य की जो सरकारी सेवाएं हों वो बिल्कुल ठीक हों, शिक्षा की जो सरकारी सेवाएं हों वो बिल्कुल ठीक हों, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, सड़क बिजली और पानी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो और सरकार में जो 2 हिस्से हैं शासन और प्रशासन वो भ्रष्टाचार से मुक्त हों। इतना अगर हो गया तो ये गुड गवर्नेंस का भारत भी एक मॉडल बनेगा। उस दृष्टि से मध्य प्रदेश उसका मॉडल बने। मैं शिवराज जी को, ज्योतिरादित्य जी को और BD शर्मा जी को, प्रलयंकर को, शुभंकर को और लीडर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और अब आप लोग सवाल पूछेंगे। आप गई थी वहाँ भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, चाहे प्रोग्राम चौधरी जिनको आप बेटा कहकर आई थी और हेरो कहकर आई थी वो 63,000 सीट है, आपकी बड़ी भूमिका रही है तीनों की, आप पे भी नजर। हाँ, मुझे तो मैं 26 तारीख से 1 तारीख तक चुनाव प्रचार में ही रही और एक दिन ऐसा था जब मैं एक ही विधानसभा में रही मुन्ना की और मैं हेलीकॉप्टर छोड़ दी। मैंने कहा नहीं हम रोड से जाएंगे। उस दिन मैंने 9 सभाएं करी, तो वो तो एक ही दिन की थी, बाकी हेलीकॉप्टर से ही गई। तो करीब 32 सभाएं मैंने की थी, उसमें से एक विधानसभा में 2-2, 3-3 भी हो गई, जैसे मेहगांव में हो गई, सांची में 2-3 हो गई। तो हाँ मैं गई हूँ, मैं तो जाती हूँ, मैं हर चुनाव में जहाँ पार्टी मुझे कह देती है मैं चली जाती हूँ। यहाँ भी मैं आ गई थी, 26 तारीख को आ गई थी। असर मैं अपने ऊपर श्रेय नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि ये भ्रम पाल लेते हैं हम लोग कई बार, लेकिन हाँ ये सत्य होता है कि जब सब मिलकर के काम करते हैं तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। और जिन सीटों पर मैं गई थी उनमें विजय प्राप्त हुई है, बहुत अच्छी बात हुई और बहुत ज़्यादा वोटों से विजय प्राप्त हुई है। तो मुझे बहुत खुशी भी हुई जिन सीटों पर मेरी बहुत नज़र थी, जैसे प्रभुराम चौधरी की सीट पर नज़र थी। हाँ, और मुझे एक की हार से बहुत तकलीफ हुई, दिमनी के गिरिराज से। गिरिराज बहुत सीधा भोला भंडारी टाइप का आदमी है और वो कैसे हार गया, वो तो बहुत मेहनत करने वाला आदमी है गिरिराज दंडोतिया जो है। हाँ, इमरती देवी भी हार गई। मुझे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, कांग्रेस की थी ना वो, लेकिन मैं गिरिराज मेरे को कई बार मिला और मैं गिरिराज के चुनाव प्रचार के पहले भी 1-2 बार उसकी विधानसभा से क्रॉस हुई और यहाँ भी आया घर पे। इमरती देवी के लिए भी मुझे बहुत दुख हुआ, बल्कि मैं इमरती को कहूँगी कि अगर रोते हुए उनकी कोई फोटो जो आई वो सच है, तो हार और जीत में रोना हंसना नहीं होना चाहिए, इसको बचा लेना चाहिए। कमलनाथ जी ने भी चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, बल्कि वो इतने अच्छे ढंग से सरकार चलाए होते तो शायद मामला गड़बड़ ना हुआ होता। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ, ही जो वेरी मतलब बहुत ही डिसेंट व्यक्ति हैं, हमारे बड़े भाई हैं वो। और ये चुनाव उनने बहुत टेक्टिकल लड़ा, जैसे बड़ा मलारा विधानसभा में जो उनने रामसिया को खड़ा किया, वो बिल्कुल मेरा अभिन्न अंग है रामसिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, एक कल्ट शुरू हो गया है मध्य प्रदेश में, अधिकतर हमारे समाज की लड़कियां भारती लगाने लगी हैं। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, भारती कल्ट, उनका नाम कुछ भी होगा वो भारती लगा लेंगी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो वो मेरे ही कल्ट का एक हिस्सा थी, मेरी ही संस्कृति का एक हिस्सा है। अच्छी लड़की है और मैं उसको समझाऊंगी कि हारने से हौसला नहीं खोना चाहिए, मैं उसको बुला के समझाऊंगी। अब आपने इमरती देवी को कोट किया है, मैं उनको भी कहूँगी कि नारी तो शक्ति होती है, हार और जीत से परे होकर के ही राजनीति होती है। इसलिए उनको भी, जो हार गए उनको किसी को विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के हारे हों चाहे वो कांग्रेस के हारे हों। आपने बीच में कहा था मेरा सवाल पहले इसने बेचारे ने किया था, पता है ना। आप भी इसके बाद, अरे इसके बाद, हाँ हाँ, मैं पूछ रहा था बीच में आपने कहा था बहुत प्रचंड राजनीति करोगे, मतलब कैसी प्रचंड और कब से करेंगे? अच्छा,
पकड़े तुम लोग ना बस पकड़ जाते, 2024 पकड़े हुए हो। अब वो बात मैं तब से बोल रही हूँ जब से मैंने लिखित में भेजा अमित शाह को, तब से मैंने लिखित में भी यही भेजा कि आप कहोगे तो मैं 24 का लड़ लूंगी, लेकिन वो बार बार पूछते हैं, उसमें कुछ टीआरपी रहती होगी। आपने क्या प्रचंड राजनीति, उसका कारण यह है कि जिन वर्गों की लड़ाई अब लड़नी है, क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास जब हो रहा था तो मेरे लिए वो एक अच्छा आनंद का गर्व का क्षण था, लेकिन मैं तो उससे पहले ही मेरा मन ठीक हो गया था जब 2010 में वर्डिक्ट आ गया था कि जो राम जन्मभूमि है वो राम जन्मभूमि है। ये तीनों जजों ने, अगर आपको याद हो, इंडिस्प्यूटेडली इस मुद्दे पर वो एग्री थे, बाकी डायनेमिक्स थे, इस पर वो एग्री थे, इस पर इंडिस्प्यूटेडली एग्रीड थे वो। तो हमारा जो आंदोलन था वो इसके लिए था कि वो राम की जन्मभूमि है या नहीं। तो उनने ये साबित कर दिया, कह दिया कि राम की जन्मभूमि। अब मुद्दा रह गया था राम मंदिर के निर्माण का, तो वो रास्ता उस दिन खुल गया। तो मेरे लिए तो उसी दिन परम संतोष का दिन आ गया था, जिसको कहते हैं ना अयोध्या आंदोलन का परम संतोष का जो मुकाम था वो 3 जजेस की बेंच का फैसला था। फिर प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया और उसमें कई बातें आई, निमंत्रण है कि नहीं, पर निमंत्रण पहुंच गया। फिर मुझे कहा गया कि नहीं, आपको वहाँ रहना जरूरी है, सरयू के पास मत रहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको इशू ही नहीं बनाया कभी, क्योंकि अपना काम तो 2010 में ही हो गया था। बात आ गई थी कि हम उसमें अपराधी हैं कि नहीं, तो माननीय कोर्ट ने कहा कि नहीं, जनता अपने आप भड़क उठी, भड़काने के सवाल नहीं मिले, क्योंकि वो सबूत नहीं मिले, क्योंकि जो भड़काने के सबूत दिए गए वो सब टेम्पर्ड लग रहे थे। कोई वीडियो नहीं मिला, कोई फोटो नहीं मिला, कोई ऑडियो नहीं मिला भड़काने वाला। तो वैसे करके माननीय कोर्ट ने हमको बरी भी कर दिया। तो वो एक बहुत बड़ी घटना है त्रेता युग से लेकर के तभी अभी तक की। आंदोलन 450 साल का और घटना त्रेता युग से लेकर अभी तक की। अब जो बहुत बड़ी बात है वो है विषमता समाज में, और इसको हम बिना अराजकता पैदा किए कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि इस विषमता से लड़ने के लिए रास्ते दुनिया में निकाले गए थे। मार्क्स ने लड़ा, माओ ने लड़ा, हमारे देश में ये लड़ाई हुई, और उनमें एक्सट्रीमिस्ट लोग भी निकले जिन्हें नक्सलिज्म क्रिएट किया, फिर पूरे देश में समस्याएं खड़ी कर दी। लड़ाई तो उनकी इन्हीं मुद्दों पर थी। साम्यवादियों का ही एक एक्सट्रीमिस्ट विंग है नक्सलवाद जो है, माओवादी जो है। तो इसलिए इस लड़ाई को शांतिपूर्वक कैसे लड़ना, इसमें भगवान की दया से मुझे अच्छा अनुभव हो गया बुंदेलखंड में, क्योंकि बुंदेलखंड में भी नक्सलियों के आने की पूरी संभावना थी, अत्यधिक शोषण और सामंती शोषण के कारण। वहाँ पर जब मैं रही, जब मैं विदेश से लौटी और मैंने वहाँ पर जब लड़ाई शुरू की गरीबों के लिए, उनके सम्मान के लिए, ना सिर्फ रोटी के लिए बल्कि उनकी इज्जत के लिए, तो उससे जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ उसका परिणाम निकला कि बुंदेलखंड भी नक्सलियों ने कोशिश भी की, उनकी एडवांस टीम भी आई वहाँ पे। मैं आपको बताऊँ, एडवांस टीम भी आ गई थी उनकी वहाँ पे, वो जो एक एडवांस टीम आती है, लेकिन वो अंत में अनसक्सेसफुल हो गए। और फिर तो जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो बालाघाट से मैंने उनकी जड़ें उखाड़ दी थी, और जड़ें उखाड़ने में गोली नहीं चली, योजनाएं ऐसी बनाई कि गरीब आदमी तक उनको पहुँचाओ, जैसे वन विभाग है, रेवेन्यू है, इनको लोगों को उनको ठीक से पहुँचाओ, पुलिस है वो उनसे ठीक से बर्ताव करे। तो इसी प्रकार से मुझे अब लग रहा है कि पहले इसलिए मैं अपने गांव रही अभी 2 दिन, मुझे इससे मतलब नहीं था चुनाव के परिणाम क्या आते, क्योंकि मुझे पता था कि हम सब जगह जीतने वाले हैं। बल्कि मुझे तो दुख है कि ये कांग्रेस जीत कैसे गई, क्योंकि हम तो सब जगह दम लगाए हुए थे जीतने के लिए, हम तो सोच रहे थे हम सब जीतेंगे। तो इसलिए मुझे विश्वास था कि हम सारी सीटें जीतेंगे। सब लोग मेहनत जिस प्रकार से किए थे, शिवराज जी 8 महीने से लगे हुए। मैं गाँव इसलिए गई कि गाँव मेरा टेस्ट केस बनेगा, फिर मेरा जिला टेस्ट केस बना। तो मैं 2 दिन वहाँ रही, पहले 1 दिन गाँव में रही और फिर 2 दिन टीकमगढ़ में रही हूँ। मध्य प्रदेश में भी देखूंगी, उत्तर प्रदेश की साइड में भी देखूंगी, और ये लड़ाई तो थोड़ा आक्रामक मुद्रा में ही हो सकती है, जिससे कि समाज में अराजकता और हिंसा न फैले। ये आप देख लीजिए, सॉरी मैं जवाब लंबा कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि प्रचंड का मतलब समझाना और आगे क्या होगा, मैं क्या कर सकती हूँ फिर जो होगा उसमें। क्योंकि अब हमारे देश में हम थे जो लड़ते थे, अब हम सत्ता में ही। लड़ाई करने की ताकत हम में थी और वामपंथियों में थी। वामपंथी खत्म हो गए क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ही उन्हें छोड़ दी, इसलिए खत्म हो गए। हम आइडियोलॉजी के प्लान को पूरा कर लिए और अब हम गवर्नेंस में हैं। तो अब मैदान पूरा ऐसा पड़ा हुआ है कि ये समाज में एक उद्विग्नता और बेचैनी उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि उनको नेतृत्व चाहिए अब, बेचैनी को और उद्विग्नता को। इसमें जिस शांत तरीके से मैंने बुंदेलखंड में काम किया, 84 से शुरू किया था, 84 से, और 89 में चुनाव लड़ी थी। फिर इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में, देश में जहाँ भी मेरी पहुँच हो सकती है मैं अवश्य करूँगी। तो उसमें तो प्रचंडता और आक्रामकता रहेगी,
और उसमें मैं सत्ता के प्रलोभन से परे रहूँगी, तभी वो हो पाएगा। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ी, मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। जैसे मैं 84 से और 89 आज़ाद थी लड़ने के लिए, और उस आज़ादी के कारण ही खजुराहो को हम आतंक और शोषण से मुक्त कर सके थे। हर एक को हम रोटी और रोजगार नहीं दे सके थे, लेकिन आतंकियों और शोषक वर्गों के मन में भय बिठा दिया था मैंने, जबकि मैं सांसद भी नहीं थी उस समय पे। सांसद तो 89 में बनी, मैं लगभग अपने उसी मोड में आ जाऊंगी फिर से 84 से 89 में। ये था मेरा मतलब प्रचंड होने से। हाँ, नहीं अब नहीं हो सकता, नहीं पहले उधर देखो। इसमें मेरे को पढ़ना नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, और आपको अगर पता हो तो सबसे पहले मैं ही नीतीश जी का नेतृत्व घोषित की थी 2005 में, जब मैं पार्टी की महासचिव थी और बिहार की प्रभारी थी। और उस समय पे जो रिस्पॉन्स हमें मिला था, उसी की वजह से हम वहाँ सरकार बना पाए थे। असल में हम छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में नीतीश की सीढ़ी चढ़ के ही आ पाए हैं। इसलिए जिस सीढ़ी को आप चढ़ करके आए हो, उसी को आप गिरा नहीं सकते। तो इसलिए नीतीश स्वयं तय करेंगे। मुझे लगता है मोदी जी ने स्वयं कहा कि हमारे नेता होंगे, पार्टी ने भी कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। अब आगे क्या स्थितियां बननी हैं, ये नीतीश जी ही तय कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी तो तय कर चुके हैं कि हमारे मुख्यमंत्री होंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी कि नीतीश जी वहाँ के मुख्यमंत्री हों, क्योंकि नीतीश की सीढ़ियों से ही पार्टी छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका पे आई है। तो एक बार आप छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका पे आ जाएं और फिर उस सीढ़ी को त्याग दें तो जनता भी माफ नहीं करती है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को तेजस्वी को आशीर्वाद देना चाहिए। आशीर्वाद तो मेरा भी है सीएम बनने के लिए, नहीं सबके सीएम बनने के लिए नहीं। मैं आपको बताऊं, बिहार बाल बाल बचा। तेजस्वी बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन तेजस्वी सरकार चला ही नहीं सकते थे। सरकार चलाने का काम लालू को करना था। जैसा यहाँ दिग्विजय सिंह ने बंटा ढार कर दिया ना कमलनाथ का, जो सरकार दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार की चलाई और जैसा हालात क्रिएट कर दिए कि ज्योतिरादित्य चले गए अंत में 22 विधायकों को साथ लेके, लगभग वैसी ही स्थिति वहाँ पर लालू के द्वारा, क्योंकि जो लालू के पुराने लोग थे उन सबको गांव-गांव में खड़ा हो जाना था। और जो स्थितियाँ बिहार में आने वाली थी, मैं तेजस्वी के बारे में नहीं कह सकती क्योंकि मैं उनको ज़्यादा जानती नहीं, बहुत छोटे हैं वो, बहुत बचपन में मैंने उनको देखा है। तेजस्वी इज़ ए वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का है वो, लेकिन अभी सरकार उसको नहीं चला पानी थी। अभी लालू और उनकी कंपनी को सरकार चलानी थी और वास्तव में जंगल राज वापस लौटना था और तेजस्वी के नियंत्रण में नहीं रहना था। उनके घर में विवाद हो जाने थे और उन विवादों के घेरे में बिहार को आ जाना था। शांति से स्मूथली सरकार चलाने का काम सिर्फ हमारा जो कौन सा गठबंधन है, मुझे हमेशा राजद और राजग एंड नहीं, वो तो अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, तुम हिंदी बताओ। हाँ, उसको हिंदी में बोलने में मुझे दिक्कत आती है। अंग्रेजी तो एनडीए सबको बोल लेती हूँ, मेरे मन में आया हिंदी बोलूँ अब की बार। हाँ, राजग, तो राजग की ही सरकार बनना बिहार के भले में है। तेजस्वी थोड़ा बड़ा हो ले, 40-45 साल का हो ले, अपने आप पे हो ले, वो अपने आप में हो जाता है ना जब आदमी, जब वो अपने आप पे हो लेगा तो उस दृष्टि से वो लड़का बहुत अच्छा है फिर। लेकिन वो अभी तो अपने आप पे हो ही नहीं सकता था। जब यहाँ के हमारे 75-76 साल के दादा अपने आप पे नहीं हो सके तो वो 31 साल का कहाँ से अपने आप पे होता, कमलनाथ जी जब नहीं हो सके।